यूपी के बागपत में मुअत्तल किए गए दाढ़ी रखने वाले दारोगा ने आखिरकार अपनी दाढ़ी कटवा ली। इंतजामिया के दबाव ने इन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। मजबूरन दाढ़ी कटाकर आज इंतजार अली एसपी के सामने पेश हुए, जिसके बाद बागपत के एसपी अभिषेक ने दारोगा इंतजार अली को दोबारा बहाल कर दिया। आपको बता दें कि बागपत के एसपी अभिषेक सिंह ने दाढ़ी रखने पर दारोगा को मुअत्तल कर दिया था। एसपी अभिषेक सिंह के मुताबिक पुलिस मैनुअल के मुताबिक पुलिस एहलकार दाढ़ी नहीं रख सकता और अगर कोई रखना चाहता है तो उसे इंतजामिया से इजाज़त लेनी होगी। इनके मुताबिक दारोगा इंतजार अली ने इजाज़त लिए बगैर ही दाढ़ी रख ली थी, जिसकी शिकायत मिलने पर इन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इन्होंने इस पर अमल नहीं किया। ज़ाब्ता शिकनी करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। साबिका यूपीए हुकूमत में मदरसा बोर्ड बनाने को लेकर जबरदस्त तनाज़ा हुआ था। अब एनडीए की मरकजी वजारत अक़लियती उमूर सेंट्रल मदरसा बोर्ड तश्कील देने की बात कर रही है। जमात इस्लामी ने हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत की है। इस मामले पर जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम जमान नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने खास बातचीत की। यूपीए के वक्त में मदरसा बोर्ड को लेकर के बड़ा विवाद हुआ था, बड़ा तनाज़ा हुआ था, लेकिन एक बार फिर वजारत अक़लियती उमूर मदरसा बोर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब हैं। सलीम साहब, कैसे देखते हैं सरकार एक बार फिर से कोशिश कर रही है? देखिए, मदरसों का निज़ाम मुसलमानों की तरफ से एक तवील मुद्दत से इस मुल्क में अपनी मजहबी तालीमात को जारी रखने के लिए किया गया है और इन मदरसों में अब ये सिर्फ मदरसे नहीं हैं बल्कि यहाँ सेकुलर तालीम का भी इंतज़ाम है। वहाँ हुकूमत के निसाब भी पढ़ाए जाते हैं। तो अब ये मदरसे सिर्फ मजहबी तालीम के मदारिस नहीं रहे बल्कि इनमें मजहबी तालीम भी होती है। उसके साथ साथ आज के ज़माने की जो ज़रूरत के मुताबिक तालीमात हैं उनका भी इंतज़ाम किया जाता है। तो बहुत सारे स्टेट्स में स्टेट लेवल पर मदरसा बोर्ड कायम हैं और उनका मकसद ये है कि वो इन इदारों को जितनी मदद और सहूलत पहुंचा सकते हैं, इनको मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं, इनको सहूलतें फ़राहम कर सकते हैं और कुछ टीचर्स फ़राहम कर सकते हैं। ये सहूलतें मदरसा बोर्ड की तरफ से स्टेट लेवल पर भी दी जा रही है। अब सरकार कह रही है हम सेंट्रल मदरसा बोर्ड बनाएंगे, पहले मुखालफत हुई थी। क्या मानते हैं कि वक्त आ गया है, जिस तरह के हालात हैं, सरकार से भी पैसा मॉडर्न एजुकेशन के लिए लिया जा सकता है? देखिए, उसूली तौर पर इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हुकूमत किस इरादे से ये काम करना चाहती है। उसके इंटेंशंस अगर ज़ाहिर हो रहे हों कि इसका मंशा अगर इन मदारिस में इंटरफेरेंस करना है या इन मदारिस में मदाखलत करना है या उनकी जो आज़ादी और इंडिपेंडेंस है उनको मुतासिर करना है या हुकूमत के असरात को उनमें बढ़ाना है, तो इसको हिंदुस्तान का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा और वो किसी कीमत पर इस तरह की कंट्रोल को और इस तरह की मुदाखलत को नहीं बर्दाश्त करेगा। लेकिन अगर कोई इदारा सेंट्रल लेवल पर भी ऐसा बनाया जाता है और इसकी यकीन दहानी की जाती है कि इसका मकसद उन इदारों को मजबूत करना है, उन इदारों को सपोर्ट करना है या उन इदारों में मॉडर्न फैसिलिटीज़ को आम करना है, उन इदारों में जो सेकुलर एजुकेशन होती है उसको और मजबूत करने में मदद करना है, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्योंकि मतलब आप मशरूत हिमायत दे रहे हैं इस मामले में कि अगर हम जिस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं वो ये है कि अगर उसका कोई पॉलिटिकल उसको एक्सप्लॉयटेशन करना या उनमें मुदाखलत करना या मदरसों की आज़ादी को मुतासिर करना या मदरसों में क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना या उसको अपने सियासी मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करने की और कंट्रोल करने की अगर कोशिश होती है तो उन कोशिशों को गवारा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसूली तौर पर किसी ऐसे इदारे को बनाया जाना जिसमें ये यकीन दहानी हो कि ये वाकई मुसलमानों की तालीम और उनके इदारों को मजबूत करने, उनकी आज़ादी को मुतासिर किए बग़ैर किया जा रहा है, तो उसकी ज़रूर तायीद की जा सकती है। तो जमात इस्लामी हिंद ने साफ़ कर दिया है कि अगर हुकूमत की नीयत सही है और वो मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहती है, उनको मजबूत करना चाहती है, तो वो इसकी मुखालफत नहीं करेगी। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद के खिलाफ शुरू की गई पुलिस की कार्रवाई रोकने का नाम नहीं ले रही। इलाहाबाद में वाक़ अतीक अहमद के अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा जायदाद को मुनज़्ज़म किया जा चुका है। ताज़ा कार्रवाई में शहर के नीम सराय में वाक़ अतीक अहमद के एक मकान को बुलडोज़र के जरिए ज़मींदोज़ कर दिया गया। ये मकान अतीक अहमद के नाम बताया जा रहा है।
तकरीबन 1 बीघा अराजी पर मुश्तमिल इस जायदाद की कीमत 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि अतीक अहमद ने यह जायदाद गैर कानूनी और मुजरिमाना तरीके से बनाई है। पुलिस का यह भी कहना है कि इस तरह की जायदाद को इंतजामिया अपने कब्जे में लेने का काम कर रही है। 200/20 क्राइम नंबर में जो धूमनगंज में गैंगस्टर एक्ट केस इनके ऊपर अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज के ऊपर केस रजिस्टर किया गया था। इसके अंतर्गत 14 की कार्रवाई में इन लोगों की अपने क्राइम से जो भी इन्होंने संपत्तियां अचल और अचल अर्जित की हैं उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। इसी के क्रम में एक प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी जो 1/332 आई जो प्रॉपर्टी है धूमनगंज में नीम सराय और नीम सराय सरकारी आवास योजना। इस प्रॉपर्टी का कुर्की का आदेश आया था ऑनरेबल डीएम साहब के यहाँ से। उसको कुर्क करते हुए उस प्रॉपर्टी को इसका कंप्लायंस करते हुए और रिपोर्ट डीएम साहब को भेजी गई है। ये टोटल प्रॉपर्टी जो है लगभग 1 बीघे का खाली आवास है, खाली जगह है, जहाँ जो प्रॉपर्टी लगभग 4.5 करोड़ की बताई जा रही है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का सदर दफ्तर औरंगाबाद से मुंबई मुंतकिल किया जाएगा। इस बात का ऐलान रियासती वक्फ मिनिस्टर नवाब मलिक ने किया। वो औरंगाबाद के वक्फ दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर नवाब मलिक ने कहा कि बोर्ड को फाल बनाने और बदउनवानियों के खात्मे के लिए बोर्ड के तमाम कामकाज ऑनलाइन होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने वक्फ मामलात के हवाले से साबिका बीजेपी हुकूमत पर भी शदीद नुक्ताचीनी की। रियासती वजीर ने वक्फ बोर्ड के गवर्निंग बॉडी पर जल्द ही नए मेंबरान के तकर्रुर का ऐलान किया, जिनमें MP इम्तियाज जलील और फौजिया खान के ताल्लुक से कानूनी सलाह तलब की गई है। अपॉइंट करना है। आज मुसलमान 2 MP महाराष्ट्र में है, इम्तियाज जलील साहब, फौजिया खान मैडम, ये दोनों को लेने के लिए हमने लीगल ओपिनियन मांगा है कि यहाँ पे 2 सीट है, 2 ही मेंबर है, डायरेक्ट अपॉइंट कर सकते हैं कि इसका भी इलेक्शन प्रोसेस करना। LNJT से जैसे ही फाइल क्लियर होगी, अगर हमें परमिशन दी गई कि दोनों का अपॉइंटमेंट इमीडिएट करो तो दोनों को अपॉइंट करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रोसेस करके इलेक्शन से जाओ तो करेंगे। हाल ही में आए नीट के नताज को लेकर दिल्ली हुकूमत के नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए अपनी पीठ थपथपाई थी। लेकिन सरकारी स्कूल से नीट क्वालिफाई करने वाले 669 तलबा और तालबात में से बेशतर की माली हालत ख़राब है। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत से ऐसे तलबा की माली मदद करने का मुतालबा किया जा रहा है। डॉक्टर बनने का ख्वाब संजोए नूरनगर स्कूल की ये तालिबा मरियम किदवई है। 10वीं में 92% और 12वीं में 80% नंबरात लेकर आने वाली मरियम ने नीट में भी 292 नंबरात हासिल किए। मरियम के वालिद होटल का छोटा कारोबार करते थे, लेकिन लॉकडाउन और फिर कोरोना ने सब कुछ तबाह कर दिया। और यही वजह है कि मरियम के वालिद कहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोचना तक उनके लिए मुमकिन नहीं। मरियम अब दोबारा से नीट में बेहतर रैंक के लिए तैयारी में जुट गई हैं। स्टार्टिंग से मुझे MBBS करने का कोई ऐसा मोटिव नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने 11th में साइंस ली, उसके बाद मेरा MBBS में और इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर मुझे MBBS करने का मौका भी मिला। मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, लेकिन इस साल मेरा इतना अच्छा नहीं हो पाया कि मैं MBBS में एडमिशन ले सकूं, तो मैं अगले साल फिर से कोशिश करूंगी। मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो। प्राइवेट कॉलेज के बारे में तो सोचा था, मगर अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से काम सारा डिस्टर्ब हो गया है। तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो तो है ही है, और इसलिए जो है अगले साल के लिए ट्राई करेगी लड़की हमारी। सरकार से तो हम ये चाहते हैं, गुजारिश है कि अगर इसी साल अगर हो जाए कोई हेल्प किसी प्राइवेट में ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1 साल बच जाएगा। मरियम किदवई की वालिदा बताती हैं कि मरियम शुरू से ही पढ़ाई में बेहद होशियार है। उनके खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है, इसीलिए मरियम को डॉक्टर बनना बेहद पसंद है। लेकिन माशी तंगी उनकी इस ख्वाहिश के आड़े जरूर आ रही है। बस यही है कि बस पढ़े और कामयाब हो और अपने ही पैरों पर खड़े, क्योंकि लड़कियों का बेस मजबूत होना मेरे ख्याल से लड़कों से भी ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। और बस ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो रहती है पैसे की। अब अगले साल देगी, सरकार की तरफ से उम्मीद है कि इसके साथ कुछ करें, तो ये इस साल भी हो सकती है गवर्नमेंट में, मगर नहीं हो पाएगा तो इंशाल्लाह अगले साल ट्राई करेगी। ये कहानी सिर्फ इसी खानदान की नहीं बल्कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के बेशतर तलबा व तालिबात की है।
एक और नीट क्वालिफायर बुशरा के वालिद आफ्ताब कहते हैं कि हुकूमत को इमदाद या फिर कोचिंग वगैरह में मदद जरूर करनी चाहिए। MBBS के लिए उसका पूरा स्कोर नहीं है जो जितना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जिन बच्चों ने भी सरकारी स्कूलों से नीट क्वालिफाई किया है, तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि उनकी आगे की तालीम के लिए उनके लिए स्कॉलरशिप का ऐलान करे या फिर कोई बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर उनके लिए प्रोवाइड करे ताकि वो आगे की आला तालीम हासिल कर सकें। दिल्ली के नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने हाल ही में नीट नतीजों को लेकर ये ट्वीट किया था और इस ट्वीट में नूरनगर स्कूल की 23 तालिबात की कामयाबी का क्रेडिट लिया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली सरकार ये यकीनी कर रही है कि तलबा व तालिबात मेडिकल का अपना ख्वाब पूरा कर सकेंगे? इस पूरे मामले पर दिल्ली कांग्रेस और दानिशवरान दिल्ली सरकार को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जहाँ तक इन बच्चों का सवाल है तो इन बच्चों का अपनी मेहनत ज़्यादा इसमें भूमिका है, ना कि सिसोदिया जी के डिपार्टमेंट या सिसोदिया जी की। सवाल यदि आप फिर भी आप ट्वीट करके बात कहते हैं तो स्वाभाविक की बात है कि आप श्रेय लेने की बात करते श्रेय लीजिए, लेकिन आगे उनके जीवन को उजाले की तरफ करिए। ये 559 बच्चों के लिए आगे एक बड़ी चुनौती है। नीट तो क्लियर कर लिया, लेकिन सभी जानते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई करना आसान नहीं है, बहुत सारी फीस इसमें लगती है। तो सरकारों को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए, केवल ट्वीट से काम नहीं चलेगा। ट्वीट किया है, उनको अब ये चाहिए कि अगर वो उन बच्चियों के साथ हमदर्दी रखते हैं और ट्वीट किया है कि मॉनेटरीली उनकी मदद करें, उनको अप्रोच करें, उनके वालिदैन को, भाई आप क्या चाहते हैं, कौन से कोर्स में इनको दाखिला दिलाएं, उनको दाखिला दिखाएं, दाखिला उनको दिलाना चाहिए। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार मुल्क में तालीम के लिए सबसे ज्यादा 25% बजट खर्च करने का डंका पीटती नहीं थकती, लेकिन ऐसे बजट का क्या फायदा जो कि गरीब और मेहनत करने वाले टैलेंट की मदद में ही खर्च न किया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुरम शहजाद की रिपोर्ट। कोरोना वबा के कहर से बचने की कोशिश में जहां लॉकडाउन ने इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार को धीमा कर दिया, वहीं अशिया ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों से महंगाई की मार ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। गुज़िश्ता माह से रोज़मर्रा की ज़रूरत के अशिया और सब्ज़ी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इजाफे ने अब हालात के और मुश्किल होने का अंदेशा पैदा कर दिया। आलू के बाद अब प्याज की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने आम लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है। मुल्क के शुमाली हिस्से में तो आलू 40 से 50 और प्याज की कीमतें 60 से 80 रुपये किलो तक पहुँच गई हैं। पहले 2 किलो ले तब 1 किलो लिए, अब तो ऐसे गुजारा करना पड़ रहा थोड़ी थोड़ी में ही। हाँ, अच्छी भी है, जो वैरायटी खराब है वो 40 है, वो भी है, जो अच्छी है लग रही है वो 70-80। प्याज लेने आए थे, पहले 20 रुपए चल रही थी, अब 70 रुपए प्याज बिक रही है। जो थर्ड क्वालिटी की है वो भी 50 रुपए है, और जो फ्रेश प्याज है वो 70-80 रुपए किलो बिक रही है। आलू का भाव जो 10 रुपए किलो बिका था अब वो 50 रुपए होने जा रहा है। आज की तारीख में 45 रुपए किलो का भाव है आलू का भी। रेट सबके बढ़ रहे हैं, क्या लगता है? हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं जी, महंगाई बहुत होती जा रही है। बजट सारा बिगड़ा पड़ा है महंगाई की वजह से। अरे भैया महंगी होगी जब तो मंदी का कगाबाड़ ले रहे, नहीं तो अच्छी वाली ना ले ला। प्याज के बगैर तो हंडिया नहीं बनने की, बगैर प्याज के हंडिया कैसे बन जाएगी? अब प्याज ही महंगी, चाहे थोड़ी डलेगी तो जरूरी। हाँ, और अन्य ऐसी कहाँ काम है, और क्या करें, काम वाम रहे नहीं, महंगाई इतनी हो रही। त्योहार सारे फीके पड़ गए, महंगाई की वजह से बैलेंस बिगड़ रहा है। क्या क्या चीज़ महंगी होगी, क्या लेने आए थे? तो भाई साहब प्याज महंगी है, आलू महंगा है, और तुम्हारे मूली तक 40 रुपए किलो बिक रही है प्याज की वजह से। ये 10 रुपए किलो बिका कर रही थी, अब क्या खरीदे ऐसे में बताओ। महंगाई का तो कोई पता ही नहीं चल रहा है, इसका क्या करे, इतना महंगा सौदा हो गया, सौदे बिक भी नहीं रहे हैं। बताओ क्या क्या करा जा, बताओ। कितना पहले रेट था, अब कितना? पहले तो आलू का तो 25 और 30 का भाव था, अब सीधे 40 का मंडी की रिपोर्ट बता रहे हैं, 40 और 50 का रेट। तो दुकानदार क्या करेगा? प्याज 70 हो गई, 40 रुपये किलो प्याज बिक रही थी, 70 रुपये किलो हो गई, मंडी 70 रुपये किलो बिक रही, 70 हम लोग यहाँ बेच रहे हैं, 1 किलो बिकने को तैयार नहीं है। थोड़ा थोड़ा पब्लिक ही नहीं है भाई साहब, थाली पली है, क्या करें बताओ।
मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती के तिरंगा से मुताल्लिक़ बयान पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। नकवी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती पुराना झंडा अपनाएंगी तो वो फिर पुरानी जगह यानी क़ैद में चली जाएंगी। इन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में एक झंडा एक निशान ही रहेगा। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि वो भारत के तिरंगे झंडे से बेहतर होगा जम्मू कश्मीर के लिए, वो पुराना झंडा उसे अपनाना चाहेंगे। पुराना झंडा अपनाने की कोशिश करेंगे तो पुरानी जगह चली जाएंगी जहाँ से अभी बहुत दिनों बाद निकली हैं। एक बात समझना चाहिए कि ये देश एक विधान एक निशान मांग रहा है। हिंदुस्तान इसको लेकर के बेचैन था, लोगों ने मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 7 दशकों की इस मांग को 7 घंटों में पूरा किया है और पूरा देश ही नहीं, जम्मू कश्मीर और आसपास के लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोग 2 निशान के नाम पर आतंकवाद, अलगाववाद को प्रश्रय देते रहे, उनमें बेचैनी है, स्वाभाविक बेचैनी है। और ये जो दूसरा झंडा था, ये झंडा तो शुद्ध रूप से अलगाववाद का प्रतीक बन गया था। इसलिए एक ही झंडा एक ही निशान पूरी दुनिया हिंदुस्तान में है और कश्मीर में भी रहेगा, जम्मू में भी रहेगा, लद्दाख में भी रहेगा। लेकिन यह भी बात अब आ रही है कि वो अपना जो राजनीतिक में चुनाव चिन्ह है उसे उस निशान को बदल ला सकती हैं। देखिए, पहली बात ये कि ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग तय करेगा कि जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं, संवैधानिक मूल्य हैं, उनको जो है वो कौन पार्टी कितनी तरह से मान रही है। नहीं मानेगी तो चुनाव आयोग उसको मान्यता ही नहीं दे सकता। ठीक है, बहुत धन्यवाद। रमेश रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। साइट पर प्रमोशन आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर यार वे मेरे इंतजार की घड़ियां खत्म। क्या होगा मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल। आ रहे हैं कश्मीर के सितारे, इतवार 25 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे से सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर कश्मीर के सितारे।
पंडित आनंद नारायण मुल्ला हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब के अमीन व नकीब थे। वो एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। उन्होंने अदालत और सियासत से लेकर उर्दू अदब तक अपनी अलग शिनाख्त बनाई। पंडित आनंद नारायण मुल्ला के यौम पैदाइश के मौके पर आइए इनके हयात व खिदमत पर एक नजर डालते हैं। वो कौन हैं जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत, हमें गुनाह भी करने को जिंदगी कम है। रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं, इश्क पीने के लिए है कि बहाने के लिए। जिंदगी और जज्बात की मुख्तलिफ सूरतों को खास अंदाज में सामने लाने वाले ये खूबसूरत शेर पंडित आनंद नारायण मुल्ला के हैं, जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीबी कदरों की अमानतदार और नकीब थे। उन्होंने सियासत में भी नाम कमाया, अदलिया को भी अपनी रोशन फिक्र से तक़वियत दी और शेर व अदब में भी एक खास पहचान बनाई। आनंद नारायण मुल्ला कश्मीरी ब्राह्मण थे। उनके बुजुर्ग पंडित कालिदास मुल्ला लखनऊ आकर बस गए थे और यहीं पंडित जगत नारायण मुल्ला के यहाँ 24 अक्टूबर 1901 को आनंद नारायण मुल्ला की पैदाइश हुई। मुल्ला ने इब्तिदाई तालीम फिरंगी महल लखनऊ में पाई। बरकतुल्लाह रजा फिरंगी महली उनके उस्ताद थे। इसके बाद मुल्ला ने कैनिंग कॉलेज लखनऊ से BA और लखनऊ यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में MA किया। कानून की पढ़ाई की और वकालत के पेशे से वाबस्ता हो गए। 1955 में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का जज मुकर्रर किया गया। अपने एक फैसले में जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला ने पुलिस के मजालिम पर ये तारीखी तबसरा किया था कि हिंदुस्तानी पुलिस मुजरिमों का मुनज़्ज़म गिरोह है। अदलिया से सबकदोश होकर मुल्ला ने सियासत के मैदान में कदम रखा। 1967 में वो लखनऊ से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब किए गए। 1972 में उन्हें राज्यसभा का रुकन चुना गया। 14 बरस तक वो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सदर रहे और इस दौरान अंजुमन ने काफी तरक्की की। इसके अलावा मुल्ला साहब उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी उत्तर प्रदेश के सदर और हुकूमत हिंद की तरक्की उर्दू बोर्ड के नायब सदर भी रहे, जो आज कौमी उर्दू काउंसिल के नाम से जाना जाता है। जिंदगी के इब्तिदाई अदबी दौर में मुल्ला ने अंग्रेजी में शायरी की, लेकिन धीरे धीरे वो उर्दू की तरफ आ गए। लखनऊ के शेरी व अदबी माहौल ने भी उनकी शायराना शख्सियत को निखारा। आनंद नारायण मुल्ला का शेरी नजरिया बहुत तामीरी और इखलाकी था। इकबाल और चकबस्त लखनवी उस दौर में बेहद मकबूल थे, चनाचे उनसे भी वो मुतासिर हुए थे। समाज को बेहतर बनाने की जद्दोजहद में मुल्ला ने शायर और मुसन्निफ की हैसियत से अमली तौर पर हिस्सा लिया। उर्दू के साथ जो तासुब बढ़ता गया, इससे मुल्ला बहुत बेजार थे। सरकारी अफसरों और बाज़ सियासी हलकों की उर्दू दुश्मनी उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं थी। इसी जज्बे के तहत उन्होंने कहा, मुल्ला बना दिया है इसे भी महाज जंग, एक सुलह का पयाम थी उर्दू जुबान कभी। उनके 6 शेरी मजमूए शाया हुए और कुलियात भी छपी। जो शीर 1949 में, कुछ जर्रे कुछ तारे 1959 में, मेरी हदीस से उम्रे गुरेज़ां 1963 में, सियाही की एक बूंद 1973 में, करब आगही 1977 में और नज़मों का मजमुआ जादे मुल्ला 1988 में शाया हुआ। उन्होंने नेहरू के मज़ामीन का तर्जुमा भी किया और चकबस्त पर एक किताब याद चकबस्त के उन्वान से मुरतब की। मुल्ला को उनकी अदबी और समाजी खिदमात के लिए कई एजाज़ मिले, जिनमें 1964 में पेश किया गया साहित्य अकादमी अवार्ड भी शामिल है। 12 जून 1997 को 96 बरस की उम्र में आनंद नारायण मुल्ला का इंतकाल हो गया, लेकिन उर्दू ज़बान अपने इस सच्चे आशिक को कभी नहीं भूल सकती। राज हस्ती तिश्ने ताबीर है तेरे बगैर, जिंदगी तकसीर ही तकसीर है तेरे बगैर। हैदराबाद कर्नाटक में जारी मौरूसी निज़ाम क़ज़ात को कई एक तरह के चैलेंजेस का सामना है। कर्नाटक हुकूमत भी मौरूसी निज़ाम क़ज़ात के ख़िलाफ़ है, ताहम अदालत में जारी जंग में मौरूसी काजियों को कामयाबी मिली है। मौरूसी क़ज़ात को दरपेश मसाइल के मौजू पर गुलबर्गा में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें हैदराबाद कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले 70 से ज़ायद काजियों ने शिरकत की। इस इजलास में निज़ाम क़ज़ा के दीगर मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। गुलबर्गा के शहर काजी डॉक्टर हामिद फैसल सिद्दीकी को अंजुमन क़ज़ात कर्नाटक का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इसके अलावा गुलबर्गा के मरहूम शहर काजी मोहम्मद हुसैन को ताज़ियत भी पेश की गई।
अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी ज़रूरत की अशिया पर बम्पर छूट मिली, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजॉन के साथ, जो दिन में सिर्फ 3 बार हॉट डील का ऐलान करता है। Indian Festival Happiness Upgrade Days live now. Amazon Great Indian Festival Happiness Upgrade Days live now. तो इस बुलेटिन फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।